Hello guys, welcome back to Ansarkari. So today the topic is going to be qualitative measures क्या है of monetary policy जो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करेंगे. The first tool is rationing of the credit. तो इसके अंदर बेसिकली जैसे हमारे पास आपने सुना होगा कॉमनली rationing of food grains. तो similar lines पे with the rationing of the credit उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर प्रोपोर्शन परसेंटेज ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर्स को दिया जाएगा. उसमें फिक्स्ड परसेंटेज डिसाइड की जाती है. सपोज यहाँ पे 100% है तो इसमें उसका 40% आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ही दोगे जो क्रेडिट दिया जाएगा बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. एंड उसमें भी जो 40% डिसाइड किया गया है उसको और फर्दर सब डिवाइड किया गया है अमंगस्ट डिफरेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है दैट वुड बी अराउंड 18%. 10% जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, एजुकेशन सेक्टर को भी जाता है, एक्सपोर्ट्स के लिए एमएसएमईज को भी जाता है, मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स के लिए भी जाता है. तो यहाँ पे एक तो एटलीस्ट आपको परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट नीड टू नो कि कौन से प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं इंडिया में. So basically, on the basis of priorities of the economy, so that obviously banks का main purpose again profit बनाना है, तो वो उन्हीं सेक्टर्स को ज्यादा देने के लिए प्रेफर करेंगे जहां पे उनको प्रॉफिट ज्यादा लगेगा. तो इसलिए कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो पीछे रह जाते हैं, उनको क्रेडिट नहीं मिल पाता है इजिली, तो इसलिए वी हैव रैशनिंग ऑफ क्रेडिट. उसके अंडर वी हैव द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. Then second tool is variation in the margin requirements. इसमें भी again hoarding, speculation, black marketing को prevent करने के लिए, activities को regulate करने के लिए इस measure को use किया जाता है. अगर हम इसको example के through समझे, suppose farmer है, उसके पास इतनी जमीन है, तो वो pledge करते हैं बैंक को worth 20 lakh worth of the crop that they will be growing, and in return वो क्रेडिट लेते हैं फ्रॉम द बैंक. तो बैंक इस केस में हाई मार्जिन चार्ज करेगा टू द फार्मर्स, क्योंकि अगर हाई मार्जिन नहीं रहेंगे, सपोज आप सोचो अज्यूम कि बैंक इज चार्जिंग लो मार्जिन, तो जो लोन दिया जाएगा बाय द फार्मर्स, फार्मर्स उस पैसे को कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल वो यूज कर सकते हैं इस पैसे को टू बाय राइस फ्रॉम द मार्केट, और अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ राइस को बाय करेंगे फ्रॉम द मार्केट, तो मार्केट में सप्लाई ऑफ राइस रिड्यूस हो जाएगा. सप्लाई रिड्यूस होगा तो राइस का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, एंड जब उनका क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होगा तो वो हायर प्राइसेस पे उसको मार्केट में सेल करेंगे, मेकिंग सुपर प्रॉफिट. तो इसीलिए बैंक्स हाई मार्जिन चार्ज करते हैं टू द फार्मर्स. सेकंड टूल थर्ड टूल इज रेगुलेटिंग द लोन्स फॉर कंजम्पशन पर्पस. अगेन लोन्स किस पर्पस के लिए यूज कर किए जा रहे हैं. अगर कंजम्पशन पर्पस के लिए ज्यादा लोन दिए जा रहे हैं तो वो अल्टीमेटली हमारी जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, एंड साथ ही साथ उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे इंटरेस्ट रेट जो डिफरेंस आप यहाँ देख रहे हो, सपोज एजुकेशन लोन की अगर आप बात करो तो वहां पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगेन जो पर्सनल लोन्स हैं वो लेस प्रोडक्टिव होते हैं, जो कंजम्पशन बेस्ड होते हैं, एंड वहां पे हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है. एंड अगर सपोज कोई बिजनेस लोन है, बिजनेस पैसा लगाएगा, उससे कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जॉब क्रिएशन होगी, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, तो कहीं ना कहीं वो हमारी इकोनॉमी के लिए बेटर है, बेनिफिशियल है, प्रोडक्टिव रहेगा. तो उस केस में आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट लोअर है कंपेयर टू द पर्सनल लोन्स. तो अगेन ये इसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग लोन्स फॉर द कंजम्पशन पर्पस. सो दिस इज ऑल्सो one of the tools through which RBI regulates the money supply in the economy. The next tool is moral suasion. So here it's the combination of persuasion and pressure. So अगर suppose करो banks are not following the directions of RBI, तो RBI initially थोड़ा soft stance रखेगा, soft approach रखेगा towards the banks, but अगर उसके बाद भी banks RBI के directions को follow नहीं कर रहे हैं तो RBI will go for direct action, जिसमें banks का license भी cancel किया जा सकता है. एंड डायरेक्ट एक्शन की अगर हम बात करें विच इज द फिफ्थ टूल, सो इसके अंडर अगेन आरबीआई प्यूनिटिव एक्शन ज्यादा लेगा. इसमें अगेन बैंकिंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है, पेनल्टीज भी इम्पोज की जा सकती है बैंक के ऊपर, एंड बैंक के ऊपर मोरिटोरियम भी इम्पोज किया जा सकता है. सो ये है डिफरेंट टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी टू रेगुलेट मनी सप्लाई. ना अब हम मॉनेटरी पॉलिसी की हमने बात करी, हम क्वांटिटेटिव टूल्स प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं. तो अगर हम प्रीलिम्स क्वेश्चंस की बात करें तो प्रीलिम्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सपोज अगर यूएसए में
टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की जा रही है तो उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी, बट आप सोचोगे कि जो कैपिटल मार्केट है इंडिया में, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं एंड यूएसए में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की जा रही है, वहां पे उनका जो रेपो रेट है या पॉलिसी रेट है उसको इंक्रीज किया जा रहा है, तो एफपीआई अगेन कैसे अपना डिसीजंस को चेंज करेंगे, तो इन लाइंस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एट द सेम टाइम आपको माइक्रो डिटेल्स पे भी क्लैरिटी होनी चाहिए एंड ब्रॉडर लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे भी आपको क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली न्यूज़पेपर इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जहां से आपको इन चीजों के अराउंड क्लैरिटी मिल सकती है। सो अगेन, concept plus the practical knowledge application will help you a lot in prelims and as well as in mains and definitely in interview as well. So that's all for the day. Thank you so much for joining us. Do subscribe to Ansarkari and keep watching.